हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद परसू पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ क्लास 7 के बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो बड़े बच्चे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी वगैरह, उनके लिए भी बहुत काम की क्लास होने वाली है। तो आइए आज के हम इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है उस पे ना पहले इस तरह का एक हमारा जो अर्थ है वहाँ पे ना पहले एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। ठीक है, एक महाद्वीप हुआ करता था और एक महासागर हुआ करता था, और एक महासागर हुआ करता था, है ना। उसके बाद वो टाइम के साथ वो दो महाद्वीप में बदल गए। ठीक है, जिसको हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और जो महासागर बना उस टाइम पे उसका नाम तैतीस सागर था। तो जब ये एक महाद्वीप थे फिर एक महासागर थे, उससे ये एक महासागर और दो महाद्वीप में बदले। फिर आज की अगर हम अर्थ को देखें, ये क्या हो गया, ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। हाँ जी, अगर हम आज की अर्थ को देखें तो आज हमारे पास लगभग 5 महासागर है ना, और 7 महाद्वीप है। यानी ये 5 महासागर 7 महाद्वीप कैसे बने, हम इसी को जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का कोर है वहाँ पे मैग्मा ही मैग्मा भरा हुआ है। यानी ये आप देख सकते हैं ना, पे मैग्मा है, ये यहाँ से निकल रहा है बाहर। तो यही हमारे अर्थ पे असर करता है। ठीक है, चीज़ों के बदलाव में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो आप देख रहे हो ना मैग्मा, ये एरिया आप देख रहे हो ना पूरा, तो ये देखो, ये जो मैग्मा यहाँ से कोर से जो बाहर की ओर आ रहा है सतह पे, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये देखो पहाड़ से ये फटके निकलेगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप एक्टिव ज्वालामुखी है इस रीजन में, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसी की वजह से इतने सारे बदलाव होते हैं। ठीक है, नदियाँ बनती है, पहाड़ों का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा अर्थ है उस जो बना है ना, उसका सरफेस या उसका जो सतह बना है वो ना अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक है, वो कई सारे अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो वो जो प्लेट्स होते हैं ना उसमें ना गति आ जाती है। किस वजह से आती है, तो जो उसके नीचे जस्ट नीचे मैग्मा पाया जाता है, ये ना वृत्त के आकार में यानी गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार रूप से गोल गोल इसके अंदर ही चक्कर काटते रहते हैं। अब जब ये चक्कर काटते रहते हैं तो क्या होता है कि जो इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट रखा हुआ है उसमें भी मूवमेंट आ जाती है, उसमें भी थोड़ी बहुत गति आ जाती है। आप यहाँ से इस वाले इमेज से समझ सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे है ना, ये मैग्मा यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, ये भी यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है। तो ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा लावा है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो गोल गोल सा, ये हमारा मैग्मा ऐसे घूम रहा है और ये हमारा लावा का भंडारण है। ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा। अब ये जब गोल गोल घूमता है तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट आप देख रहे हो ना, ये वाला एक प्लेट, ये इसके इस घूमने की वजह से इसमें भी गति आ जाता है। ठीक है, और जब ये गति आता है तो ये एक दूसरे से दूरी बनाने लगता है या कई बार एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगता है। ये सारी चीज़ें ही हमारे पृथ्वी में जो अंतर आते हैं, जो अलग अलग राज्यों का अलग अलग देशों का निर्माण हो जाता है, वो सब कैसे होता है, इन्हीं सब की वजह से। जैसे भारत का जो ये जो ऊपर का एरिया है ये पहले से भारत के पास था, पर ये जो नीचे का एरिया है ये अफ्रीका से टूट कर आया था ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसके आप बारे में हम जानेंगे। तो ये ना, ये जो आप बाहर देख रहे हैं मिट्टी सा, इसको हम स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं उसको हम पिघला हुआ मैग्मा कहते हैं। हमको पता ही है कि ये जो नीचे है वो ये ऊपर का एरिया है, उसको हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो नीचे आप ये पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो इधर, ये सब के सब ये मैग्मा है हमारा। और जब ये घूमते रहता है गोल के आकार में, तब ये असर करता है पृथ्वी का जो टेक्टोनिक प्लेट होता है उसको भी घुमा देता है। जैसे अगर हम देखना चाहें तो मैग्मा की गर्मी और दबाव इन प्लेटों को खिसकने पे मजबूर कर देता है। यानी जब ये यहाँ से धक्का लगाता है ऊपर की ओर, तो ये क्या होता है, ये जो प्लेट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से या तो दूर हो जाते हैं, इनको खिसकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। या तो वो काफ़ी ज़्यादा पास खिसक जाएंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर खिसक जाएंगे। ठीक है, या तो इसको इधर धक्का दे देगा या फिर ये इधर खिसकने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से इसको परेशान करेगा, ये नीचे से उस पर दबाव बनाएगा ऊपर जाने के लिए। जो पिघला हुआ मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर लगातार वृत्ताकार, अभी मैंने आपको बताया था, वृत्ताकार रूप से घूमते रहता है। जैसे ये गोल 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 घूम रहा है ना, उसी तरह से। जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आपको इस वाले से समझ आएगा। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या कीजिए, अब जरा ये करके देखिए। जैसे मैंने स्टोव पे एक बर्तन चढ़ाया है, उसमें मैंने पानी भर दिया है
और इसका जो ढक्कन है उसके ऊपर मैं कुछ मटर के दाने, चम्मच वगैरह और छोटे छोटे जो सामान है ना उसको इसके ऊपर रख देता हूँ और इसको ना ढक्कन बंद कर देता हूँ। तो जब ये पानी बॉईल होगा, ठीक है, जब ये पानी गर्म हो जाएगा और ये ऊपर प्रेशर बनाएगा तो ये जो ऊपर का ढक्कन होगा ना ये भी हिलना शुरू कर देगा। इसमें भी ना कंपन आ जाएगा और कंपन की वजह से ये जो मटर के दाने फल जो मैंने चम्मच वम्मच रखे थे वो नीचे की ओर गिर जाएंगे ना। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी होता है। जब ये मैग्मा गर्म होकर प्रेशर बनाता है, गैस के रूप में प्रेशर बनाता है, ये इसको परेशान करता है, ये जबरदस्ती इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करता है या ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, तो ये जो ऊपरी परत होते हैं या इनमें दरार आ जाती है, इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग्स होते हैं या कुछ भी हो वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि इसमें कंपन हो रहा है। समझ गए? अब इसी चीज को हम समझते हैं। तो हमारी पृथ्वी की जो ये सतह है ना, इसमें ना दो तरह के बल लगते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल लगते हैं। अगर वो बाहर के साइड यानी ऊपरी सरफेस पे कोई बल लग रहा है तो हम उसको बाह्य जनित बल बोलते हैं, ठीक है, बाह्य जनित बल बोलते हैं। और अगर अंदर की ओर यानी अंदर इंटरनल यहाँ पे यानी आंतरिक रूप में आंतरिक कोर में जब कोर के साइड में जब बल लगेगा तो उसको हम अंत जनित बोलते हैं या अंत जनित बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के बल लगते हैं पृथ्वी के ऊपर। एक तो पृथ्वी के सरफेस पे लगेगा बाहर बाहर के एरिया में और एक बिल्कुल अंदर के एरिया में लगेगा। और जो आपके लिए भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये सारी चीज़ें आती है ना, ये इसी के वजह से आता है, ठीक है। जो अंदर बल लगते हैं ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम इसको ना यहाँ से समझते हैं स्लाइड से। तो जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी में गति या पृथ्वी पे जो बल लगते हैं वो दो रूप में लगते हैं। एक तो आंतरिक बल होता है और दूसरा बाह्य बल होता है, ठीक है बच्चा। अब ये जो आंतरिक बल होता है इसके भी ना दो प्रकार होते हैं। फिलहाल इसमें एक ही प्रकार दिया हुआ है पर मैं इसके दूसरे प्रकार को बताता हूँ। इसका एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं पटल विरूपण बल, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम पटल विरूपण बल के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या अभी मैं आपको समझाता हूँ। पटल विरूपण बल तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। पृथ्वी पे दो तरह का बल लगता है, एक आंतरिक बल होता है और दूसरा हमारे पास बाह्य बल होता है। आंतरिक बल भी दो तरह के होते हैं, एक आकस्मिक बल होता है और दूसरा पटल विरूपण बल होता है। जो आकस्मिक बल होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, ये ना बहुत बड़ा रीजन होता है ज्वालामुखी विस्फोट का या फिर भूकंप का। यानी जब भी पृथ्वी के आप ही सोचो, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो प्लेट्स हैं वो जब हिलेगी तो क्या होगा, कंपन होगा और कंपन को ही तो हम भूकंप कहते हैं। और जब वो हिलता है तो हिलने का कोई रीजन भी तो होगा। तो वो रीजन क्या होता है, ये वाला जो मैग्मा होता है इसके अंदर वो बाहर आना चाहता है। तो इस प्लेट में ये जो आपको स्थल मंडलीय प्लेट दिख रहे हैं इनमें कंपन होना शुरू हो जाता है। वही सेम चीज है, आकस्मिक बल लगता है तो वो भूकंप का कारण बन जाता है, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको एक और बताया था ये पटल विरूपण बल, अब ये क्या होता है, ये बल होता है जो इस बल के वजह से ही पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो नए नए पर्वत का निर्माण होगा ना यहाँ पे वो सब किस बल के वजह से होगा, पटल विरूपण बल के वजह से, ठीक है। यानी आकस्मिक बल जो अंदर लगने वाले बल होते हैं, अंतर्जनिक बल, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपण। जो बच्चा आकस्मिक होता है ये भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए और जो भूस्खलन होता है ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर आकस्मिक बल के जो आंतरिक बल होता है उसका अगर आकस्मिक बल वाला रूप लगे तो वो भूकंप ला सकता है, भूस्खलन ला सकता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है। और जब पटल विरूपण बल लगता है, यही अंदर वाला बल दो प्रकार के होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपण। तो जब आकस्मिक लगता है तो वो भूकंप ला सकता है, भूस्खलन ला सकता है या ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है। लेकिन अगर पटल विरूपण बल लगता है तो वो नए पर्वतों के निर्माण का कारण बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब अफ्रीका की तरफ से अगर मान लो ये अफ्रीका है और ये एशिया है और यहाँ पे हमारा इंडिया के लगे, अब मानो जब यहाँ का टुकड़ा जो भारत का टुकड़ा था, ये मान लो ये आप अफ्रीका है, तो यहाँ से जो भारत का टुकड़ा टूटकर इस ओर आया था और यहाँ आके लग गया था, तभी तो हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था ना यहाँ पे। तो यहाँ जो बल लगा था उसी को हम पटल विरूपण बल कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यानी अगर आकस्मिक बल लगता है तो क्या होगा, भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। पर अगर पटल विरूपण बल लगे तो नए पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। अब ये आंतरिक बल क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में
जो बल लगता है, जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो आंतरिक बल हो जाएगा। आंतरिक बल के दो रूप, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपण। पटल विरूपण, तो जो पटल विरूपण वाला एरिया होता है वो नए पर्वतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, और जो आकस्मिक बल होता है वो भूकंप ला सकता है, भूस्खलन ला सकता है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पृथ्वी के बाहर की ओर अगर बल लगे तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बाहर की ओर बल लगता है उसको हम बाह्य बल कहते हैं। तो अगर पृथ्वी के बाहर की ओर बल लगे तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चा, अपर्दन हो सकता है, निक्षेपण हो सकता है। अब अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, जैसे आप मान लो कि एक एरिया है जहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। ठीक है, जब वो हवा चलती है तो उसके साथ मिट्टी के कण भी तो उड़ते हैं। तो जब ये कण उड़ते हैं और किसी एक जगह जाके जमा हो जाते हैं जहाँ हवा कम हो जाएगी, और ये वहां जाकर जमा हो जाए तो ये निक्षेपण कहलाता है। और जब ये यहाँ से उड़ेगा ये अपर्दन कहलाएगा। जैसे मैं आपको नए स्लाइड में समझाता हूँ इस चीज को। जैसे आप मान लो कि एक गांव है, ठीक है, और यहाँ पे एक नदी भी है। गांव के इस एरिया में एक नदी बहती है। अब जब ये नदी में तेज धार होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ की मिट्टी काटेगा ना, ये यहाँ की मिट्टी को काटकर अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो जब बच्चा यहाँ की मिट्टी, ये वाले एरिया की जो मिट्टी कटेगी और नदी के साथ बह जाएगी तो वो हमारा अपर्दन कहलाता है। अपर्दन समझ आया, यानी किसी चीज का टूट कर अलग हो जाना क्या कहलाएगा बच्चा, अपर्दन कहलाएगा। जैसे नदी ने यहाँ की मिट्टी को बहा दिया ना, जो यहाँ पे मिट्टी पहले हुआ करता था वो क्या हुआ, वो बहा दिया। और जब उसी नदी के अंदर वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी के टुकड़े होंगे, वो बहकर किसी और तीसरे जगह जाकर जमा हो गया। ठीक है, वो कहीं और जाकर जमा हो गया, तो ये वाला जो प्रक्रिया होगा जमा होने वाला, वो हमारा निक्षेपण कहलाएगा। अपर्दन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का टूट जाना और एक कहीं और जाकर जमा हो जाना, वो हमारा अपर्दन से निक्षेपण होगा। यानी अगर अपर्दन क्या होता है ये भी समझ आ गया, निक्षेपण क्या होता है ये भी समझ आ गया। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो बच्चा कि ये जो एरिया है यहाँ पे ना अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। यहाँ पे ना एक बालू का मोटा सा बड़ा सा टीला है, ठीक है, यहाँ ना तेज हवाएं चलने लगी और ये हवा इस टीले में से बालू के जो कण है, रेत के जो कण है, उसको बहाकर कहीं और ले जाने लगी जहां इस हवा का दिशा है। ये जो आप रेड रेड सा देख रहे हो ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे इस रेत का कण है। ठीक है, अब ये हवा क्या कर रही है, इसको बहाकर ले जा रही है। जब ये हवा शांत होगी तो ये किसी तीसरे जगह पे जाकर ये रेत का कण एक जगह जमा तो होगा ना। ठीक है, जब ये इसको बहाकर ले जा रही है हवा, तब ये कहलाएगा अपर्दन। जैसे कि इस बालू के टीले में से, इस रेत के टीले में से ये कण अलग हुए ना, इस टीले में से ये कण अलग हुए, तो यही हमारा अपर्दन कहलाता है। और जब ये किसी तीसरे जगह जाकर जमा हो जाएगा, उसी जमाव को हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से समझ आ गया। उसी सेम तरह से जब पृथ्वी के बाहर की ओर बल लगता है तो वो वायु के रूप में लगता है। तो जब वायु के रूप में लगता है तो वो क्या होता है, वो या तो अपर्दन करेगा या फिर निक्षेपण करेगा। अब ये क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो नदी के बहाव से, जैसे मैंने आपको बताया, हवा से हो सकता है, समुद्री लहरों से हो सकता है, या हिमनद से हो सकता है। हिमनद होता है जो बेसिकली यहाँ आप देखो, ये देखो, ये जो, मैं इसको एक बार साफ करता हूँ। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, तो ये देख रहे हो, ये बर्फ है ना, यहाँ पे ये पूरा बर्फ है ना। अब यही पिघल के आ रही है ना, नदियों में मिल रही है। तो जब हिम यानी आइस जब पिघल कर रिवर में बदल जाती है, नदी में बदल जाती है, वही हमारा हिमनद कहलाता है। ठीक है, यही चीजें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन कारणों से हो सकता है, दोनों बल आपने समझ लिया। हम एक बार फटाक से इसको रिकैप करते हैं। पृथ्वी में दो तरह की गति होती है, एक आंतरिक गति होती है, एक हमारा बाह्य बल होता है। ठीक है, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल के दो रूप होते हैं, एक आकस्मिक होता है, दूसरा पटल विरूपण होता है। जो आकस्मिक वाला होता है वो भूकंप ला सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट कर सकता है, या फिर भूस्खलन ला सकता है। जो पटल विरूपण वाला बल होता है वो सिर्फ पहाड़ों के निर्माण में के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम बाह्य बल की बात करें, इस वाले की, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बाहर के और लगता है, पृथ्वी के बाहर की ओर, और इसमें अपर्दन या निक्षेपण हो सकता है। मैंने अभी आपको समझाया ना अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, इस स्लाइड में अपर्दन और निक्षेपण हो सकता है। अब ये किस किस चीजों से हो सकता है, तो ये नदी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से, या फिर हिमनद के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पृथ्वी पे लगने वाले दोनों बलों को समझ लिया। अब हम आगे आते हैं। अब हम समझेंगे ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी होता क्या है, तो ये समझते हैं। जो ज्वालामुखी होता है बच्चा,
वो क्या होता है, जो ज्वाला भरे हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो ज्वाला भरे हैं, वो जिस रास्ते से, ये जो आप मुख देख रहे हो ना, ये रास्ता मैं कल कोई और लेता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो पाए। तो ये जो ज्वाला यहाँ पे भरे हुए हैं, ये एक रास्ते से बाहर आ रहा है ना, ये यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन से बाहर आ रहा है, तो इसी को हम, ये क्या है, ये मुख है, यानी एक रास्ता है, ठीक है। किसका रास्ता है, तो ज्वाला के निकलने का रास्ता है, इसलिए हम इसका नाम ज्वालामुखी रखते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नाम भी, हम कुछ चीजें भी है, तो हम इसके कंडीशन को समझते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला है लावा और राख। ये लावा और राख क्या होता है, तो जब ये बहकर निकल रहा है, ये जो बहकर निकलेगा यहाँ से मटेरियल, तो इसके साथ धुएं तो आते ही हैं, कुछ राख भी आते हैं, और लावा बहकर नीचे की ओर फिसलता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे फिसलता है। तो सतह पर आने के बाद मैग्मा लावा कहलाता है, जो ठंडा होकर नई चट्टानें बनाता है। अब ये जब अंदर होगा, यहाँ पे धरती के अंदर होगा, तब हम इसको मैग्मा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये धरती के बाहर आकर बहना शुरू करेगा, धरती के सरफेस पे आ जाएगा, पहाड़ के ऊपर आ जाएगा, तब हम उसको लावा कहना शुरू करेंगे। और यही लावा जब ठंडा हो जाता है, तब ये किस में बदल जाता है, तो ये चट्टानों में बदल जाता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि मैंने ऑनलाइन नहीं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है, पर ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। तो बच्चों जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो ये चट्टान में बदल जाते हैं। जैसे आप संगमरमर देखते हो, ग्रेनाइट देखते हो, ये सब कौन से चट्टान होते हैं, ये सब लावा से ही बने होते हैं। उसके बाद आता है विदर या निकास, यानी क्या है, वो रास्ता जहाँ से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, इसको हम विदर या निकास बोलते हैं। वह दरार जिसमें मैग्मा ऊपर उठता है। अब आता है मैग्मा चैम्बर, जहां मैग्मा जमा है ना, जिस एरिया में मैग्मा जमा है, हम उसी को मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अब आता है डाइवर्जेंट प्लॉट। जो डाइवर्जेंट प्लेट होता है, ये क्या होता है, जब प्लेट एक से दूर जाता है और तो गैप बन जाता है। अब जैसे मानो कि मैं आपको बताऊं, यहाँ की जो प्लेटें हैं, ये कलर सेम हो गया, तो आपको देखिएगा, देखो ये देखो, अरे जो ये प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर हो गया ना। जैसे ये आप देखो, ये प्लेट जो है ये टूट गया है, इन प्लेट से ये बीच से मैग्मा निकल रहा है, यहाँ भी बीच से मैग्मा निकल, यहाँ भी फट गया है। तो ये जब फट जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, तब ये क्या कहलाता है, तब ये डाइवर्जेंट प्लेट कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे से दूर होकर उसके बीच जब गैप बन जाता है, तब ये डाइवर्जेंट प्लेट कहलाता है, ठीक है। आप ये समझ गए कि ये ज्वालामुखी कैसे होता है और क्या क्या होता है इसके अंदर। अब हम आते हैं अपने प्लेट के ऊपर, ठीक है। जो प्लेट आता है उसमें जो भूकंप आता है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया इस वाले स्लाइड में, कि जब वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, तब क्या होता है, तब गैप आ जाता है, और यही गैप तुम्हारे लिए भूकंप लाता है। जैसे आप यहाँ देखो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये देखो, ये जो प्लेट्स हैं, ये आप देख रहे हो, एक इस साइड है, एक इस साइड है, यानी एक की गति इधर है और दूसरे की गति इधर है। एक इस तरफ बढ़ रहा है और दूसरा इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसके बीच क्या हो रहा है, एक गैप बन रहा है। ये आप देख रहे हो ना, ये दरार आ रहा है बीच में, यही जो दरार आता है, यही जो कंपन आता है, इसी के बीच से मैग्मा आता है। और यही ये जो कंपन लाने का रीजन होता है, जो कंपन ये आता है, वो लाता कौन है, वो लाता ही मैग्मा है। कौन लाता है, मैग्मा लाता है, ठीक है। और जब ये कंपन होता है, तो इससे ना वेव्स निकलते हैं, तरंगे निकलती है। वो 3 तरह की तरंग होता है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो आइए हम अपने पहले वाले प्लेट से शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है ट्रांसफॉर्म प्लेट, यानी प्लेट जब एक दूसरे से विपरीत खिसकने लगते हैं। यानी किस कंडीशन में हम किसी प्लेट को ट्रांसफॉर्म प्लेट कहेंगे, जब प्लेट जो है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दाईं ओर जा रहा है, दूसरा बाईं ओर जा रहा है, तो ये एक दूसरे से विपरीत और जब गति करने लगते हैं, यही हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट कहलाता है, ठीक है। और जब घर्षण और दबाव किनारे पर रगड़ कर भारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी कहने का मतलब है, जब दोनों ही जो प्लेट्स हैं वो आपस के किनारे को रगड़ कर एक बहुत ही मेसिव रूप से, बहुत ही बड़े स्केल पे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, घर्षण और दबाव कहलाता है। ये बीच में देख रहे हो ना आप, जब ये एक दूसरे के विपरीत होगा, ये इधर और ये इधर आएगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत जा रहा तो घर्षण होगा ना। जब घर्षण होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए हम उसको ऊर्जा और घर्षण कहते हैं। और इसी ऊर्जा और घर्षण के निष्कासन के लिए 3 तरंगों का निर्माण होता है, जिनको हम पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग कहते हैं। यानी पी तरंग का मतलब होता है प्राइमरी तरंग, एस का मतलब होता है सेकेंडरी तरंग, और जो एल होता है उसको हम कहते हैं सरफेस तरंग, ठीक है। हम इसको तीनों को तरंग समझेंगे एक एक करके। दबाव बर्दाश्त से बाहर होने पर अचानक कंपन या वाइब्रेशन के रूप में ऊर्जा बाहर आने लगता है। जब दबाव हद से ज्यादा होने लगता है, तब क्या होता है, उसमें कंपन, अचानक से कंपन या फिर वाइब्रेशन आ जाता है। और ये 3 रूपों में आता है। कौन कौन से रूपों में, तो पी रूप में, एस रूप में और एल रूप में।
पी तरंग जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पी तरंग जो होता है बच्चा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और उसको आप तीनों जगह पे महसूस करते। जैसे मानो ये जो हमारा पहला है, ये हमारा पी तरंग है, तो ये ना सबसे पहले जो आता है, जो तरंग सबसे पहले उत्पन्न हो रहा है, ये तरंग देखो, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न हो रहा है वही हमारा पी तरंग होगा, और सबसे ज्यादा अटैक भी यही लाता है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ये भी यही कराता है। ये सॉलिड में भी महसूस हो जाएगा, ये लिक्विड में भी हो जाएगा, और ये गैस में भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही जगह पे महसूस किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा एस तरंग। जो एस तरंग होता है वो पी तरंग के बाद उत्पन्न होता है, यानी उसको हम सेकेंडरी का मतलब ही क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी वेव्स है उसके बाद जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एस तरंग कहेंगे। ये थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है इसके मुकाबले। हार्मफुल ये भी होता है, ये भी नुकसान कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम। किसके मुकाबले, तो ये जो हमारा पी तरंग होगा उसके मुकाबले थोड़ा सा कम नुकसान करेगा। ठीक है, ये सिर्फ जो एरिया है सरफेस का वहाँ पे महसूस हो सकता है, जो ठोस एरिया है ये वहीं पे महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है एल तरंग। ये सबसे बाहरी और सबसे कमजोर तरंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही महसूस होगा, सरफेस पे महसूस होगा, बहुत कम वाइब्रेशन होगा, बहुत कम महसूस होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो हमने तीनों तरंगों को समझ लिया, घर्षण को समझ लिया, भूकंप क्यों आता है वो भी हमने जान लिया कि भूकंप क्यों आता है। तो भूकंप इसलिए आता है जब मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के विपरीत स्लाइड करने लगते हैं, एक दूसरे के विपरीत खिसकने लगते हैं। तो जब ये अब मानो अब हम भूकंप को समझते हैं, तो जब ये भूकंप आता है ना, तो ये जिस स्थान से, जिस जगह से शुरू होता है, ये आप देख रहे हो ना रेड पॉइंट, ये जिसको मैंने अभी स्काई ब्लू कर दिया है, तो ये जो पॉइंट है, ये जब जहां से जो कंपन है वो उत्पन्न होना शुरू होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, जिस सरफेस से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसे मैंने अभी पिंक किया है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे, जो कि धरती के सतह में यानी आंतरिक भाग में अंदर ही होगा, ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही होगा। और यहाँ से जस्ट ऊपर, इसके जस्ट सीधे ऊपर, जहां से ये वाइब्रेशन फैलना शुरू होगा, ये वाइब्रेशन पूरे धरती के सतह पर फैलना शुरू होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे अधिकेंद्र। क्या कहेंगे बच्चा, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे, जिसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं, गहराई में वह स्थान जहां कंपन वास्तव में शुरू होते हैं, यानी यही है ना गहराई का वह स्थान जहां से कंपन शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट यहीं से अभी घर्षण शुरू हो गया, इसी प्लेट में यहाँ पे घर्षण शुरू होगा। अब ये इसी के जस्ट ऊपर जो धरती के सरफेस पे यानी सतह पे जहां से अब कंपन बिखरना शुरू हुआ है, फैलना शुरू हुआ है, उसको हम अधिकेंद्र कहेंगे। और जहां से कंपन एक्चुअल में शुरू होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जब ये जो पूरा का पूरा वाइब्रेशन शुरू हो रहा है, इसको हम मापते हैं जिस स्केल पे, उसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं बच्चा, रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगर 5 से ज्यादा का स्केल है, अगर 5 से ज्यादा का कंपन स्पीड है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक विनाशकारी हो सकता है। और 2001 में भुज में ये चीजें आई थी। ठीक है, ये भूकंप 5 से ज्यादा के स्पीड में भुज में 2001 में आई थी, बहुत खतरनाक था वो। बच्चे स्कूल में दब गए थे, सड़कें टूट गई थी, और काफी ज्यादा नुकसान होता है इन चीजों से। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आते हैं जो बाह्य बल होते हैं, यानी तक तो हमने आंतरिक बल को समझ लिया कैसे कैसे लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बाह्य बल पे। ठीक है, अब ये बाह्य बल किस किस तरह के हो सकते हैं, तो देखो पहला क्या है, अपक्षय। अब देखो जब बारिश की वजह से मौसम और प्रकृति के मार से बड़ी चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाते हैं। अब देखो ये जो बड़ा चट्टान है, ये क्या हो रहा है, इसमें दरारें आ गई, अभी ये टूट गया। अब देखो अपरदन, अब ये टूट कर अलग अलग टुकड़ों में बिखर गए ना, और ये नीचे आ गया है। तो अब ये जो अपरदन है, टूटे हुए कणों का जल एवं पवन के द्वारा, बर्फ के द्वारा प्रवाह, अब ये किसी भी रीजन से, जिससे मानो हवा के वजह से, किसी भी रीजन से ये जो टूटे हुए टुकड़े थे, ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो किसी भी रीजन से अब वो अलग हो रहे हैं, अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब ये दूर हो जाकर दूसरे जगह पर जाकर जमा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो नीचेपन कहलाएगा। गति कम होने पर इन कणों का किसी नई जगह पर जमा होकर एक नए स्थलाकृति का निर्माण करना नीचेपन कहलाता है। अब ये मानो हवा का तेज गति है, अब ये चट्टाने यहाँ से गिरना शुरू हो गई है, और ये आकर यहाँ जमा हो गया है, और यहाँ पे गति जैसे कम हुआ, ये यहाँ के आके जमा हो गया, यही हमारा नीचेपन कहलाएगा। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना अपर्दन और नीचेपन, तो यही हमारा बाह्य रूप से लगने वाला जो बल होता है वो। अब हम आते हैं नदी की यात्रा पे। अब नदी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो जो हमारा नदी है वो, अब मानो यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे हिम है, यहाँ से पिघल कर नदी के रूप में बहना शुरू हुआ है। तो जिस ऊंचाई से, अब ये एक हाइट से गिर रही है ना, तो इसको हम जलप्रपात बोलते हैं, जिस ऊंचाई से गिरती है उसको जलप्रपात कहते हैं। तो हम इसको शुरू से पढ़ते हैं। पहाड़ों पर नदी की गति और
गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होती है। अब जब नदी पहाड़ से नीचे आएगा तो ऑब्वियस सा बात है, जब वो ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी स्पीड भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, बहुत ज़्यादा होगी। और जब वो स्पीड से गिरेगी तो मतलब इसका मतलब है कि उस पर ग्रेविटी बहुत तेज लग रही है, ग्रेविटी भी बहुत तेज लग रही है। ठीक है, यहाँ नदी का मुख्य काम अपर्दन होता है। अब जब ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गिर रही है तो इसमें जो पत्थर कंकर जो भी कुछ आएगा, लकड़ी का टुकड़ा, वो सबको बहाकर कहाँ ले आएगा, वो नीचे ले आएगा। सबको बहाकर कहाँ ले आएगा बच्चा, तो वो सब चीज़ों को बहाकर बिल्कुल नीचे ले आएगा। तो ये जो नीचे लाने का क्रिया है यही तो हमारा अपर्दन है ना, यही तो अपर्दन है। अब आइए, अब जलप्रपात क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब नदी हाई ऊंचाई से, यानी अब ये इस ऊंचाई से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रहा है, ये जो झरना बह रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जब नदी बहुत कठोर चट्टान से सीधे और तीव्र गति से नीचे गिरती है तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है बच्चा, अब जब ये नदी सरफेस पे आ जाएगा, अब यहाँ से बहना शुरू करेगा तो ये कैसा बनेगा, ये सा बनेगा। अब ये नदी आएगा और ये सांप के स्ट्रक्चर में घूमेगा, तो ये जो घूमता है ना सांप की जैसे, इसको हम नाम भी विसर्प दिए हैं। ठीक है, ये जो अ, ये जो कमर लचकाते हुए घूम रही है नदी, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्प मोड़ कहते हैं। ठीक है, ये जो इस शेप में घूम रही है सांप के जैसे, इसको हम विसर्प मोड़ कहते हैं। समतल मैदान में गति कम होने पर नदी बड़े बड़े घुमावदार मोड़ में घूम जाता है। जब ये समतल एरिया पे, अब मानो ये पहाड़ी एरिया से जब ये बहकर समतल एरिया में आया, यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ये यहाँ से गिर रहा है तभी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। तो जब नॉर्मल हो जाएगी तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा लंबा टर्न लेता है, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा घुमाव लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम विसर्प मोड़ कहते हैं। जहाँ से ये घूम रहा है ना, यहाँ से ये जो यहाँ से कट मारा है तो इसको हम विसर्प, एक सेकेंड, ये जो इतना कट मार रहा है ना, इसको हम विसर्प मोड़ कहते हैं। ठीक है, विसर्प मोड़ कहते हैं। अब जब ये ज्यादा घूमती है तो क्या करता है ना, ये ना नदियां ना मिट्टी काटना शुरू कर देता है। ठीक है, किनारों को काटने लगता है। अब जब ये यहाँ पे बार बार, अब मानो कि मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड दो हमको, इस समय डाके ना मैं आपको समझाता हूँ, अभी एक बार में समझ आ जाएगा आप लोग को। अभी मानो आप, जब ये नदी आ रही है, भले ये कम स्पीड से आ रही है लेकिन आ तो रही है ना स्पीड से, जब ये आएगी और डायरेक्ट यहाँ आके टकराएगी। ठीक है, जब ये आकर इसमें आकर टकराएगी तो यहाँ से काटेगी ना मिट्टी को, यहाँ से काट कर अलग करेगी। जैसे मानो आप कि ये जो मिट्टी है बच्चा, वो अब यहाँ से ये घूमी है तो घूम के यहाँ टकराएगी ना पहले, तब तो जाकर यहाँ से मुड़ेगी। जब यहाँ टकराएगी तो यहाँ जो मिट्टी होगा उसको काटना शुरू कर देगी ये, फिर ये यहाँ आएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ आएगी, यहाँ टकराएगी। तो ये टकरा टकरा क्या करता है, वो ना इस तरह से मिट्टी को काट देता है। जब ये किनारों को काटता है, लगातार अपर्दन और निक्षेपण के कारण विसर्प सिरे एक दूसरे से काफी करीब आने लगते हैं। अब जब ये एक दूसरे को काट काट कर क्या करेंगे, एक दूसरे के बहुत ही पास से मानो अभी ये कैसा शेप है, ऐसा शेप है, जब ये मिट्टी को काटेगा तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करीब से इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये बिल्कुल करीब से घूमना शुरू हो जाता है, ये क्यों घूमता है, क्योंकि ये मिट्टी यहाँ से काट रहा है और इसको बहा कर ले जा रहा है। तो यहाँ जो कट रहा है इसको हम अपर्दन बोलेंगे और ये जो बहा कर ले जा रहा है इसको हम निक्षेपण बोलेंगे। तो जब ये एक दूसरे से करीब आ जाते हैं तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता कुछ नहीं है, तब ये एक नए झील का निर्माण कर देता है। ठीक है, जिसको हम चाप झील बोलते हैं। अब जब मानो बच्चा, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा घुमाव ले रहा है तो क्या होगा, ये बिल्कुल आकर एक टाइम पे ये एक दूसरे में सट जाएगा, और सट जाएगा तो ये दूसरे ये बहने लगेगा। और जब ये बहने लगेगा सीधा, अब मानो कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंडीशंस बता दी यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ। अब जब ये नदियाँ घूम रही है, ठीक है, इतना सा चक्कर लगा रही है, अब जब ये नदी आएगा यहाँ टकराएगा तो यहाँ की मिट्टी कटी बिल्कुल इस तरह से, और जब ये यहाँ टकराएगा तो यहाँ की मिट्टी कटी बिल्कुल इस तरह से। तो जब ये मिट्टी काटते 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 क्या करेगा, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा तो ये एक टाइम पे एक दोनों सिरा मिल तो जाएंगे ना, ये सिराएं आपस में कलैब कर जाएगी, ये आपस में आकर मिल जाएगी। जब ये सिरा मिल जाएगी तो ये जो बगल से जो झील बने ये तो सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। ये जब एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल सीधी नदी बहने लगेगी तो जो एक घुमावदार जो ये झीलें बनेंगी ये वाली, वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। और जब ये सेपरेट हो जाएगा और ये अलग झील का निर्माण करेगा तब हम इसको चाप झील बोलेंगे। ठीक है, नदी सीधी बहने लगती है और मुड़ा हुआ हिस्सा कटकर एक अलग झील बन जाता है, बैल के कुबर के आकार का। यानी बैल का कुबर आप समझते हो ना, ये मान लो ये आपका बैल है, ये उस पे कान, ये उस पे सींग, तो ऐसे उसका कुबर होता है ना,
बैल का। तो इस शेप का जब बन जाता है, वो ऐसे कुबर के साइड इसका तो बना है ये, तो जब ये इस तरह का उस साइड का बन जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम चाप झील बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों ही कंडीशन समझ आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। विसर्प को क्या होता है, विसर्प वो होता है जो सांप के जैसे बेसिकली मुड़ा हुआ होता है, सांप के जैसे आकार का होता है। उसके बाद ये नदी के किनारों को काट काट कर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और जब ये करीब आ जाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक सीधी नदी बहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सेपरेट वाला अलग एरिया होता है, ये नए झील के रूप में बन जाता है बैल के कुबर के जैसे, तो हम इसको चाप झील कह देते हैं। ठीक है बच्चा। अब हम आते हैं, अब जब नदियां बन गई, बह गई, नई झीलों का निर्माण भी कर दी, तब क्या होता है, अब जब नदी यहाँ से, मानो यहाँ पहाड़ है और यहाँ से नदी निकलना शुरू हुई, तो एक टाइम पे आके ये समुद्र में मिलेगा भी तो सही। तो जब ये नदी समुद्र में मिलता है तो ये ना उसके बीच ना इसकी कई सारी शाखाएं निकल जाती है। ठीक है, अलग अलग तरफ पर मुड़ जाती है शाखाएं। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। नदी की यात्रा ही यही वाला कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी है, ये नदी का यात्रा ही है, यहाँ भी नदी का यात्रा है। हम उसी में तीन तीन कंसेप्ट को समझ रहे हैं। हमने पहले यहाँ पे पहाड़ी मार्ग को समझा, ठीक है, जो ये नदी का यात्रा है पहला वाला स्लाइड, उसमें हमने पहाड़ी मार्ग को समझा। फिर हमने मैदानी मार्ग को समझा, और अब हम बाढ़ और समुद्र को समझने वाले हैं। ठीक है, नदी जो अपना यानी हिम से जो पहाड़ से जो बह कर निकली और समुद्र में मिलने के बीच का जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी कर्मकांड होता है, उसी सब चीजों को हम समझने वाले हैं। तो दो को हमने समझ लिया, अब हमारे तीसरे की बारी है। अब क्या होगा बच्चा, ये जो तटबंध और बाढ़ मैदान होता है, यानी अब मानो ये जो बीच का जो एरिया होता है, अब ये नदी बह रही है, ये इधर दो झीलों का निर्माण कर दिया है, तो ये जो बाहर का झील है, इधर एक नदी है, बीच से भी एक नदी जा रही है, इधर भी एक नदी है, और इसके बीच जो ये एरिया है, ये वाला जो सतह है, ये वाला जो एरिया है, यही हमारा तट बांध कहलाता है। यानी तट किनारे का जो बांध होता है मैदानी भागों में, जो बाढ़ के एरिया में, जहां से अब मानो ये बांध अगर टूट गया तो बाढ़ ही तो आ जाएगा ना। तो जो बाढ़ के मैदान में जो तट का बांध होता है, जो नदी के पानियों को सेपरेट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है तटबांध कहलाता है। ठीक है, यानी बाढ़ आने पर नदी उपजाऊ मिट्टी जमा करके किनारे पर उठती है, मिट्टी जो किनारे पे उठती हुई मिट्टी बनती है, वही हमारा तटबांध कहलाता है। अब जब मानो बाढ़ आया यहाँ पे, अब ये क्या होगा, तो मिट्टी विट्टी भी तो ढो के लाई होगी ना साथ में। तो जब ये मिट्टी विट्टी ढोकर लाएगी तो वो क्या होगा, एक जगह पे आके जमा हो जाएगा। तो ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है क्योंकि बहुत सारी जगहों से आई होती है। जब ये एक जगह पे जमा हो जाता है तो हम इसी एरिया को तटबांध बोल देते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वितरिका पे। अब वितरिका क्या होता है, समुद्र के पास जब नदी बहुत थक जाती है तो कई छोटी धाराओं में बदल जाती है। अब जब यहाँ से आ रही है तो यहाँ से तो स्पीड में आएगी, यहाँ से स्पीड में आ रही है, पर धीरे धीरे इसके गति में कमी भी तो आएगी। जब ये गति में कमी होती है तो ये कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, और जब ये कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है तो उन्हीं शाखाओं को हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वितरिका कहते हैं। अब हम आते हैं डेल्टा पे। तो वितरिका वितरिका समझ गया आप। अब हम आते हैं डेल्टा पे। अब ये डेल्टा क्या होता है भाई साहब, तो देखते हैं, समझते हैं क्या होता है डेल्टा। समुद्र में मिलने से ठीक पहले नदी अपना सारा मलबा और मिट्टी किनारे पे छोड़ देता है, त्रिकोणीय आकार में जमा कर देता है, यही हमारा डेल्टा कहलाता है। यानी अब मानो कि जब ये नदी जो है वो अब समुद्र में मिलने, अरे यार ये कलर ही पता नहीं चल रहा, जो ये हमारा नदी है अब ये समुद्र में मिलने मिलने को है, तो ये ना क्या, ये जो मलबा वलबा ढो के लाते हैं ना, वो किनारे पे जमा कर देता है। ठीक है, एकदम त्रिभुज के आकार में, त्रिकोणीय आकार में। ये जो देख रहे हो आप, शेप भी देख रहे हो, ये त्रिभुज के आकार में, ये त्रिकोण दिख रहा है आपको, तीन कोनों वाला, तो इस शेप में ना इसको छोड़ देता है समुद्र पे ही, समुद्र के किनारे में ही। जब ये समुद्र के किनारे में छोड़ देता है तो ये जो जमा वाला मलबा होता है ना, जो चीजें नदी के साथ बह के आती है और ये जो जमा होता है, यही हमारा डेल्टा कहलाता है। यानी हमने तीन चीजें सीखी यहाँ पे। पहले हमने तटबांध सीखा, दूसरा दूसरा वितरिका, और तीसरा डेल्टा सीखा। तटबांध क्या होता है, जो बाढ़ वाले एरिया जो होता है मैदानी भाग, वहां पे जो उपजाऊ मिट्टी का एक जमाव बन जाता है, एक बांध के समान बन जाता है, तो इसी को हम तटबांध कहते हैं। उसके बाद जब नदी आगे ट्रेवल करके आती है तो वो थक जाती है और अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, तो ये जो अलग अलग दिशाओं में बहती है इसको हम वितरिका कहते हैं। अब जब ये नदी किसी तरह से हार उड़ के समुद्र में मिलने आती है, तो मिलने से जस्ट पहले इसके अंदर जो भी कचरा कूड़ा कटकर होता है, मलबा होता है, वो समुद्र के किनारे छोड़ देती है। और जब वो समुद्र के किनारे छोड़ देती है, वही जो जमा हुआ मलबा है वही हमारा डेल्टा कहलाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब हम आते एक और चीज पे। अब जब समुद्र में नदी मिल गई तो एक और चीज होता है आपकी, जब नदी समुद्र में आके मिल गई, अब क्या होगा, अब समुद्र का काम शुरू होगा। समुद्र क्या करता है, समुद्र की, अब मान लो ये चट्टान है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये गैप भूल जाओ आप, यहाँ पे कोई गैप है ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे कोई गैप ढूंढो ही मत, ये कि यहाँ पे कोई गैप है ही नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक चट्टान है। अब क्या होगा, जो समुद्र है बच्चा, वो ना लहरों के साथ ना आकर इसमें टकराना शुरू करता है। ये जो लहरें आएंगी, ओ यार
तो ये जो लहरें आएंगी इसमें टकराना शुरू करेगा। और जब ये यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, बार बार टकराने से ना इसके जो सतह है वो क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा, टूट टूट कर समुद्र में आके मिल जाएगा, टूट टूट कर समुद्र में आके मिल जाएगा। और ये धीरे 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 यहाँ पे इतना ज़्यादा टकराने लगेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल्स क्रिएट कर देगा, बहुत बड़ा एरिया क्रिएट कर देगा, बहुत बड़ा घेरा क्रिएट कर देगा। और इसमें समय के साथ और टकराव होगा, टकराते जाएगा तो वो एक टाइम पे इस तरह के आके बन जाएगा, ठीक है, इस तरह आके बन जाएगा। और फिर और जब उनका सतह जब टकराते जा रहा है तो वो क्या होगा, ये जो छत दिख रहा है आपको ये भी एक टाइम के लिए टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक अलग सेपरेट हो जाएगा, ये अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इन तीनों के ना अलग अलग नाम है। जैसे मैं आपको समझाऊं, समुद्री गुफा, जब समुद्र की लहरें टकरा टकरा कर एक होल बना देगी, जब एक गुफा बना देगी तो उसको हम समुद्री गुफा कहेंगे। अब यही गुफा जब और ज़्यादा टकराने से समय के साथ ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तो उसके आर पार जाने का रास्ता बन जाएगा, इधर से हम इधर भी निकल सकते हैं। जब आर पार निकलने का रास्ता बन जाएगा तो उसको हम तटीय मेहराब बोलेंगे, ठीक है। बड़ी गुफा होने पर केवल छत बचती है, यानी ये छत बचा है अभी फिर से फॉर से, जब ये छत भी टूट जाएगा तब हम उसको स्टेक बोलेंगे। ये जो अकेला एक सरफेस ये अलग हो गया ना, एक एरिया एक हिस्सा अलग हो गया बिल्कुल ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं, ठीक है बच्चा लोग। अब हम आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हिमनद की। अब ये हिमनद क्या होता है, तो मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जब भी बर्फ से पिघल के नदी के रूप में बहना शुरू हो जाता है, ये बर्फ पिघल के यहाँ से देखो आप, यहाँ देखो आप, ये अभी बर्फ है, अब ये क्या हो रहा है, अब ये पिघलना शुरू हो रहा है, अब पिघल पिघल के वो पानी के रूप में बहना शुरू हुआ है। तो जब हिम यानी आइस, हिम का मतलब ये तो आइस होता है ना, जब जो आइस होते हैं, जो बर्फ होते हैं, वो पिघल कर नदी के रूप में बदल जाता है, तब वो हमारा हिमनद कहलाता है। यानी हिम से बना हुआ नदी हिमनद, ठीक है, यही हमारा है। यानी बर्फ की नदियां ये पहाड़ों के परिदृश्य को पूरी तरह खुरच कर बदल देती है। गंगा जैसी विशाल नदियों का स्रोत, यहीं से मीठा पानी आता है। यानी कहने का मतलब, इतना भारी भरकम आप मत समझो, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघल के एक टाइम पे नदी के रूप में बहना शुरू हो जाएगी, और जब ये नदी में बहेगी तो ये हमारा हिमनद कहलाएगा। हिमनद और हिमोड क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो अपने साथ लाए हुए बड़े पत्थर, रेत, मिट्टी वही जमा कर देती है, तब वो क्या कहलाएगा, हिमोड कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है हिम नदी के द्वारा अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो जब ये बहेगी तो इसके साथ कुछ पत्थर, मलबा बिलबा भी तो आएंगे। तो ये नदी सीधा नीचे बहने से पहले ना वो जो मलबा बिलवा लाते हैं ना, वो एक जगह पे जमा कर देते हैं। जब वो मलबा जमा कर देते हैं एक जगह पे तो वो हिमोड कहलाता है। आपने हिमनद समझा, हिमनद क्या होता है, हिम से बनी हुई नदी, यानी जो बर्फ होते हैं उससे पिघल कर जो नदी आती है उसको हम हिमनद कहते हैं। अब हिमोड क्या होता है, उस नदी के द्वारा, यानी उस बर्फ से बने हुए नदी के द्वारा जो पत्थर वत्थर लाकर एक जगह पे जमा कर दिया जाता है वही हमारा हिमोड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा नदी का काम भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने वायु पे, यानी पवन पे। अब ये वायु क्या करेगा बउआ, तो ये अपर्दन में बहुत बड़ा हिस्सा देता है, ये छत्रक बनाता है। छत्रक क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। छत्रक सेल क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानो कि रेगिस्तान में हवा चल रही है, ठीक है, बहुत तेज तेज गति से हवा चल रही है, तो एक शक्तिशाली अपर्दन का कारक होता है। जब तेज गति में हवा चलेगी तो वहाँ बहुत सारे मिट्टी के कण है ना, बहुत रेत है, तो वो रेतों को क्या करेगा, एक साथ बहाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हवा चट्टान के ऊपरी सिरे को की तुलना में निचले हिस्से को अधिक तेजी से काटती है। अब मानो ये पूरा एक रेत का बना हुआ चट्टान है, तो हवा ऊपर ज्यादा नहीं लगता है, वो बीच में आके कटना शुरू करता है, वो बीच में आकर इसको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। कौन से एरिया को, तो ऊपर के एरिया को नहीं करेगा ज्यादा, ठीक है। ये इस एरिया, सेम ही कलर हो गए, ये इस एरिया को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि नीचे बीच वाले एरिया को, ना तो नीचे ज्यादा ना ऊपर ज्यादा, बीच वाला जो एरिया होगा उस पर ज्यादा वो काटना शुरू करेगा। इसलिए चट्टान का आकार, जो आधार होता है वो पतला हो जाता है। अब जब ये बीच से काटेगा तो चट्टान ऊपर मोटा है ना, ये यहाँ पे इतना मोटा है, इतना मोटा है, नीचे इतना मोटा है, लेकिन ये जो बीच का एरिया है, ये वाला जो सडन रीजन है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसका जो आधार होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल मशरूम के जैसे बन जाता है, ठीक है। मशरूम के जैसे आप देखो, मशरूम के जैसे ऊपर ये छतरी हो गया, ये आप देख रहे हो, ये छतरी हो गया, ये उसका डंडी हो गया, और नीचे ज़मीन से लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, ये अपर्दन। अब ये मिट्टी काट रही है, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा ना, तो ये हमारा एक अपर्दन होता है। अब हम आते पवन के कार्य दूसरे पे। अब ये क्या करेगा, जब अपर्दन कर रहा है तो कहीं ना कहीं निक्षेपण भी तो करेगा। अब मानो जब ये बालू का टीबा है, इसमें जब क्या होता है, जब भारी रेत उड़कर आती है और हवा की गति कम हो जाती है, तो ये गिरकर छोटे पहाड़ियों का रूप ले लेता है। हवा के साथ इसके इनकी जो जगह होती है वो भी बदलती है। अब मानो कि इस वाले एरिया से ना ये मिट्टी बह कर आई है, और ये जब ये यहाँ आई है ना, तो यहाँ पे हवा की गति कम हो गई, तो वो जो कण आए हैं बह के वो क्या हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे और छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में निर्माण ले लेता है। ये देख रहे हो ना आप, ये छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में बदल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बालू का टीबा कहते हैं, यानी कि तुम टीबे के जैसे, टीले के जैसे बन जाता है। अब लोएस क्या होता है,
तो जब रेत के कण बहुत हल्के और महीन होते हैं तो हवा उन्हें बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, इस लाइन को समझना, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब रेत बहुत कम छोटे होंगे और बहुत हल्के होंगे तो वो क्या होगा, हवा के साथ बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। और जब ये बहुत दूर तक जाकर बहुत बड़े एरिया में फैल जाए, अब जब मानो कि यहाँ से बहना शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है, तो इस बीच भी तो कुछ कण गिरे होंगे ना, तो एक बहुत लंबा एरिया में जब फैल जाता है, ये बहुत दूरी पे फैल जाता है, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये लोबेस कहलाएगा। ये एकदम विस्तृत क्षेत्र में जब इसका जमाव हो जाता है तब ये लोएस कहलाता है। ठीक है बच्चा, हमने सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम अपने लास्ट में आते हैं, अंतहीन निर्माण, यानी हमारे पृथ्वी जो जीवित है उसका मतलब यही है कि जो हमारे पृथ्वी में जो समय समय पर जो बदलाव होते रहते हैं, इसी के वजह से हमारी जो पृथ्वी है आज जीवित है। कभी मैग्मा, कभी चट्टान, तो कभी नदी, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं भूकंप, तो कहीं कुछ होते रहता है। वही सब कारण से आज हमारी पृथ्वी जो है वो जीवित है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं। आंतरिक बल का अचानक निर्माण और बाह्य बलों का धीमी मूल्यांकन जो होता है, मूर्तिकला जो होता है, ये दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी को कभी ना रुकने वाला, हमेशा बदलते रहने वाला एक जीवंत ग्रह बनाता है। यानी दूसरे ग्रह से अलग होने का यही एक कारण है कि हमारी पृथ्वी में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरी क्लास में जुड़ कर रहने के लिए। क्लास थोड़ी सी लंबी है पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। आपके साथ बहुत मज़ा आया है, उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जो चीज़ें आपको समझ आई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें नहीं समझ आई फटाक से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं श्योर कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए, ये प्रशांत भैया आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।